उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग में 1 घंटा बीत चुका है। रफ्तार सुबह से तेज है। बहुत सुबह सवेरे ही लोगों की कतारें नजर आने लगी और लेकिन अब उत्तराखंड में वोटिंग शुरू हुई है। प्लेन और पहाड़ दोनों जगहों पर और तमाम जगहों पर वोटर निकल रहे हैं लगातार। जो हमारे सामने कुछ तस्वीरें हम आपको दिखला देते हैं पहले कि किस तरीके से ये वोटिंग चल रही है अलग अलग जगहों पर। हालांकि ये तो कुछ ऐसी तस्वीर है जिसके जरिए रैली का आभास हो रहा है, लेकिन वोटरों की कतारें जो है हम स्क्रीन पर वो आए उससे पहले ये भी बता दें कि हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, शशिशेखर जी और संजय पुगलिया जी। शशिशेखर जी, हम इससे पहले जाएं कि कौन कौन कहां कहां खड़ा है, एक सवाल हर जहन में है, दूसरे चरण की वोटिंग क्या तय करेगी उत्तर प्रदेश की सियासत में? दूसरे चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश की नसीब तय करेगी। जो पहले चरण की वोटिंग थी उसे हमें 2 भागों में बांट देना चाहिए, 1 बजे से पहले और 1 बजे के बाद। अभी चर्चा में इस पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग की 3 बहुत बड़ी खूबियां हैं। 15 में से 6 जिलों में मुस्लिम 40 से 50% है, वो निर्णायक है। यही वो जगह है जहां मुलायम सिंह ने 40 सालों में अपनी जमीन तैयार की और जो यादव लैंड के नाम से भी उसका एक हिस्सा मशहूर है। यही वो जगह है रुहेलखंड जहां से मुलायम सिंह को जिताने का काम पिछले चुनाव में हुआ था। तो मुझे ऐसा, यही वो जगह है जहां पर आजम खां और उनके बेटे की किस्मत दांव पे लगी है। यही वो जगह है जहां संतोष गंगवार और मेनका गांधी दोनों के हिंदुत्व की परीक्षा होनी है। तो तरह तरह की लड़ाइयां यहाँ हो रही हैं और बीएसपी ने भी यहाँ बड़ी सेंधमारी की है, खासकर जैसे गंगवार जी जिस जात से आते हैं वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है त्रिकोणीय मुकाबले में 1 या 2% वोटों का इधर उधर बड़ी भारी उलटफेर कर सकता है। संजय जी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश को लेकर मिजाज, दूसरी तरफ उत्तराखंड, एक सारे पूरे राज्य की तमाम सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तराखंड में पहली बार सीएम का फेस सामने कांग्रेस ने रख दिया और हरीश रावत जो थे उन्होंने उम्मीदवारों के चयन में भी उन्हीं की चली और इन सब के बीच माना यही जा रहा है कि जीत हार तय होगी तो या तो बगावत जो करके निकले उनकी होगी या हरीश रावत की होगी। यहाँ पर हम लोग हमेशा जब इस प्रकार का बगावत होती है, दोनों पार्टी के बहुत ज़्यादा बागी हैं, तो हमको लगता है कि शायद जो जनादेश होने वाला है उसमें कुछ फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि ये वोट काटने वाले लोग होंगे और जीतने वाली पार्टी को रोक दे सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर मुकाबला 2 पार्टियों में है और इतना सीधा मुकाबला है और मुद्दे वहाँ के इतने ज़्यादा साफ हैं कि हो सकता है कि रेबल फैक्टर को जितना हम एस्टिमेट कर रहे हैं उससे उसका कम असर हो और जो मूल जनादेश आना है उसको बहुत ज़्यादा ये लोग बदल ना पाए, ऐसा मुझे लगता है। हम एक थोड़ा सा तुरंत एक कमेंट चाहेंगे, चूंकि उन्होंने जिक्र कर दिया 6 जिलों में लगभग 40% से ज्यादा मुस्लिम, औसत निकाला हमने तो 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। क्या वाकई मुस्लिम मतदाताओं से हम सुबह 7 बजे से लगातार हमारे रिपोर्टर जद्दोजहद कर रहे हैं और हर जगह बड़ी न्यूनतम जरूरत की लड़ाई और गुस्से में लोग नजर आ रहे हैं? ये रुख है किसी हवा का आने वाले वक्त के लिए? देखिए, इस इलाके में लोगों का वोकल होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो अपने को एक्सप्रेस करने में उतना असहज महसूस नहीं करते जितना वो शायद दूसरे इलाकों में करते होंगे। लेकिन एक बात जो मैं जोड़ना चाह रहा था शशिशेखर जी की बात में, वो ये है कि पहले फेज से ज़्यादा दूसरा फेज दरअसल ये तय करेगा कि ये असेंबली पूर्ण बहुमत वाली पार्टी थ्रो करेगी या इसको हंग बनाने की तरफ अगर योगदान होगा तो इसी फेज का होगा। हमको लगता है शशिशेखर जी एक सवाल का जवाब और आ जाना चाहिए। एक तरफ वोटिंग होती है, दूसरी तरफ रैलियों का सिलसिला। आज भी प्राइम मिनिस्टर की रैली है, राहुल गांधी की रैली है। स्ट्रैटेजी चेंज होती है इश्यूज वाइज जब ये लोग रैली करते हैं, क्योंकि जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई उसके बाद जो रैली हो रही थी उसमें इनका ध्यान तुरंत उस दिशा में चला गया कि दूसरे तरफ वोटिंग होनी है। दूसरे फेज में तो क्या, अब ये तीसरे फेज में चला जाएगा। अच्छा, लखनऊ कानपुर इनको नजर आने लगेगा। क्या ये चेंज होता है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। अगर आप अमित शाह का बयान देखिए 3 दिन पहले का, उससे पहले वो कहा करते थे हमारी लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है। अचानक उन्होंने कहना शुरू कर दिया बहुजन समाजवादी पार्टी से है। ऐसा क्यों? बहुजन समाज पार्टी से ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगा निश्चित वोटों में जो कि वेस्टर्न यूपी में एक तरफा पड़ गए हैं, उसमें दरार डालने के लिए ज़रूरी है कि बीएसपी को खलनायक के तौर पर वो साबित कर सके उन लोगों के बीच में। तो ये एक क्लियर कट शिफ्ट दिखाई पड़ता है और क्लियर कट शिफ्ट सिर्फ उन्हीं के बयानों में नहीं दिखता, एक शह और मात का खेल भी दिखता है। जब मोदी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ तो अखिलेश यादव ने गिरा दिया कि भाई आपने कौन कौन से काम किए जरा बता दीजिए। उन्होंने कहा ये काम नहीं, कारनामों की बात कर रहे हैं।
उन्होंने अगले ही दिन कहा कि अरे भाई जरा आप लोग हाथ उठाइए और बताइए कि आपको कौन से अच्छे दिन आ गए। तो मुझे ऐसा फील होता है कि एक काट होता है, एक दूसरे का वाद प्रतिवाद होता है, और साथ ही साथ स्थानीय मुद्दों की प्रधानता के साथ साथ मेजर वोट बैंक पर नजर रहती है जो अगले चरण में आ रहे होते हैं। अब प्रधानमंत्री लोकल इशू पे जाके बोलते हैं, ये वोटर को अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि चूंकि वहां पर प्रधानमंत्री जी अपने ही नाम पर वोट मांग रहे हैं कि यूपी आप मेरे नाम पर मुझे जिता करके दीजिए, इसलिए उनको बहुत नीचे के मुद्दों तक जाना पड़ रहा है। एक दिलचस्प बात आपने नोटिस की होगी कि डीमोनेटाइजेशन पर प्रधानमंत्री जी का एक पत्र मोटरसाइकिल पर सवार होकर के कार्यकर्ता जा करके पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर पढ़ रहे हैं। इतना ज्यादा खौफ है कि इस इशू को कैसे हैंडल किया जाए, इसीलिए डायरेक्ट आउटरीच प्रधानमंत्री जी की खासियत है और उसको वो लगातार प्रैक्टिस कर ये रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रियों से कहा है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद आप लोगों ने कहां कहां यात्रा की, अपने इलाके में गए, किस रूप में गए, समझ रहे हैं अगर स्थिति नाजुक हुई तो कहां किधर स्थिति डाल दी जाए। बहरहाल उस पर बात होगी, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखलाते हैं कि उत्तर प्रदेश की वो कौन सी महत्वपूर्ण सीटें हैं और वहां पर क्या इससे पहले का अतीत रहा है। जिन 67 सीटों पर वोटिंग हो रही है, समाजवादी पार्टी 34 सीट थी उस वक्त, इससे पहले अगर आप चले जाएं, बीएसपी 18 सीटों पर थी, कांग्रेस 3 सीट पर, बीजेपी 10 सीटों पर थी। ये इन 67 सीटों का गणित है। तो जाहिर है समाजवादी पार्टी की बहुत कुछ दांव पर है। यहां पर से वाकई जो तय होने का जिक्र हो रहा है, क्या आने वाले वक्त में क्या स्थिति बनेगी, वह एक स्थिति सर। और ये लोकसभा चुनाव में अगर आप देखिए तो बीजेपी अगर 14 सीट से 49 सीट पर पहुंच जाती है, हालांकि ये गणित है, उस गणित के हिसाब से चले वो अलग मुद्दा रहता है, लेकिन लोकसभा चुनाव का ये मिजाज बीजेपी का, और बीजेपी दरअसल इसी को पकड़ना चाहती है। इसीलिए केंद्र में और कोई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को रखा गया है कि आप ही सर्वोसर्वा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को हवा अपने हिसाब से बना चल जाइए। ये वो सीटें हैं जिस पे वीआईपी कैंडिडेट्स हम कहते हैं। वीआईपी का मतलब वीआईपी वाकई नहीं होता, ये प्रमुख होता है जिनकी एक पहचान के साथ इलाका जुड़ जाए। बरेली कैंट, राजेश अग्रवाल 5 बार जीत चुके हैं। बरेली की भी मुश्किल वही हुई है, वहां पर भी रोजगार का संकट आ गया है। नवाबगंज, भागवत शरण 5 बार यहां से विधायक हैं, पूर्व मंत्री है। मुश्किल यहां पर भी वही है। यहां के लोग कह रहे हैं कि साहब रोजगार नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं, कॉलेज नहीं। तिलहर जतिन प्रसाद, इनसे पूछा गया प्रियंका क्यों नहीं, बोले स्ट्रेटजी का हिस्सा है। सुबह सुबह इनसे बात हुई। विरासत यह भी धो रहे हैं, अमरोहा में महबूब अली साहब 3 बार विधायक और पूर्व मंत्री हैं, और अमरोहा में जब हमारे संवाददाता पूछ रहे थे वहां का इलाका, लोगों ने कहा जी तरक्की चाहिए, और तरक्की ही नहीं मिली है, लेकिन इनकी तरक्की लगातार हुई है। चेतन चौहान क्रिकेटर हैं, कई मामलों में लेकर इस दौर में अपने आप को पॉलिटिशियन मान चुके हैं। नौगवां से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व सांसद हैं, तो सांसद से यहां पहुंच गए हैं। हसनपुर में कमाल अख्तर, ये उनकी पहचान के साथ है, यह भी यूपी सरकार में मंत्री है। ये तमाम इलाके, वैसे संभल का इलाका, इकबाल महमूद साहब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, अखिलेश सरकार में। इनकी संभल में भी हमारे संवाददाता पूछ रहे थे कि क्या चाहिए, वहां पर भी ये बात आई, तरक्की चाहिए। पिंकी यादव, ये मुलायम सिंह यादव के परिवार की पहचान। तमाम इलाकों की एक ये स्थिति बन रही है, और इन सब के बीच ये जो एक आपके सामने आया, ये दरअसल दागदार उम्मीदवारों की ये फहरिस्त है। जो एक एडीआर की रिपोर्ट आई, उसमें बात आई कि कितने दागी हैं जिनके ऊपर करप्शन या आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो सूची आपके सामने है। किसे कम किसे ज़्यादा कहिए, ये खुद ही तय कीजिए। लेकिन एक रिपोर्ट यह भी कहती है जो पैसे वाला दागी होता है वो अक्सर चुनाव जीत जाता है, और इनका रेशियो सबसे ज़्यादा है। ये 2012 की तस्वीर एक दिखा रहे हैं, विधानसभा की उत्तराखंड की ये तस्वीर है, जहां पर वोटिंग शुरू हो चली है। 32 सीटें कांग्रेस की, 31 सीटें बीजेपी की। इन 32 में से 9 विधायक चले गए हैं बीजेपी, और 9 को टिकट दे दिया है बीजेपी ने। और यही महत्वपूर्ण बात है, ये कहीं मुद्दा बन गया है, इसको लगातार राहुल गांधी ने उठाया भी। लोकसभा की तस्वीर देखिए तो बीजेपी के हक में 5 सीटें गई, कांग्रेस के हक में 1 भी सीट नहीं आई। इसीलिए भरोसा है, इसीलिए प्रधानमंत्री वहां भी बहुत सारी रैलियां कर रहे हैं। हरीश रावत 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, किच्छा और दूसरा हरिद्वार ग्रामीण। रानीखेत से अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं उत्तराखंड की विधानसभा में। हरक सिंह रावत बगावती मोड में निकले, रावत का विरोध करते हुए निकले, कोटद्वार से ये चुनाव लड़ रहे हैं, और इनकी साख का भी ऐसे टेस्ट होना है। सौरभ बहुगुणा जी के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे हैं, तो ये आप देखिए कि अब तीसरी पीढ़ी बहुगुणा परिवार की भी आ चुकी है। सहसपुर से किशोर उपाध्याय हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। सतपाल महाराज यह भी उधर से इधर आ गए, अब ये बीजेपी में है, यह चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये ऐसी तस्वीरें हैं जिनके आसरे बहुत सारी चीज़ें तय होनी है। शशि शेखर जी, एक सवाल है कि बच्चों को इस बार खूब टिकटें दी गई,
और दागियों की तादाद एडीआर की जो रिपोर्ट बताती है पिछली बार की तुलना में लगभग 7% ज्यादा है। प्रसून, अगर भारतीय राजनीति को मैं देखूं तो ये सपने तोड़ने का एक अनवरत सिलसिला है जो इस देश के साथ हो रहा है। जो लोग वंशवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, आज उनका वंश एक निश्चित जाति, एक निश्चित धर्म का ठेकेदार बना बैठा है कहीं हर जगह। अगर आप देखें, ईमानदारी की बात करने वाले सर्वाधिक बेईमान, सर्वाधिक भ्रष्ट उनके यहाँ लोग होते हैं। और अगर एडीआर की रिपोर्ट्स को गंभीरता से लें तो शुचिता की बात करने वाली पार्टियों में सर्वाधिक दागी लोगों को टिकट दिए गए हैं। और तो और जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते हैं कि दूसरे का लॉ एंड ऑर्डर खराब है और हमारा बहुत अच्छा है, वो नामी गुंडों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं क्योंकि 10 से 15 सीटें उनको प्रभावित होती दिखती हैं। तो भारतीय राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में, ये रॉबिन हुड पना खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये रॉबिन हुड जब तक रहेंगे तब तक कोई विकास की लोग बात ही करते रह जाएंगे। फैसला डॉक्टरों की फीस का कोई जेल में बैठा हुआ बाहुबली करेगा, दुकानों से क्या बिकेगा कोई बाहुबली करेगा। तो अगर इस तरह के कॉरपोरेट सब माफिया के बना देंगे और उन कॉरपोरेट्स को चलाने वाली सरकारें होंगी या सरकार चलाने वाले लोग होंगे, तो जाहिर है कि कोई सतयुग या कोई और मैं नहीं बोलना चाहता नहीं। हम आते हैं इस पे, चूंकि इस बात का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि आज शशिकला को भी सरेंडर करना है और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो दाग प्रूफ किए हैं हाई कोर्ट ने फ्री कर दिया था। लेकिन बहरहाल हम सीधे पहले चल रहे हैं। अशोक सिंघल, आप मौजूद हैं कनखल में, जी बताएं, वहां पर अब वोटिंग शुरू हो गई? जी, वोटिंग शुरू हो गई है, लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। प्रस्तुत हमारे साथ कुछ वोटर मौजूद हैं और उन वोटरों में एक यहाँ के फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनील जोशी आयुर्वेद के, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, किन मुद्दों को आप सोच के वोट डालते हैं कि ये मुद्दा सॉल्व होना चाहिए या अभी तक जिंदा है, उस पर कुछ हुआ नहीं है, क्या जहन में होता है उस वक्त? देखिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हरिद्वार देवभूमि के लिए जो हमारी पर्यावरण है, गंगा का प्रदूषण है और यहाँ की सड़कें हैं और जो हमारी जन उपयोगी हमारी ज़रूरतें हैं, उनको जो हमारा प्रतिनिधि पूरा करे, हम लोग उसको वोट करने आए हैं। आपको क्या लगता है, जो इश्यूज आपके हमेशा रहते हैं, हर बार वही इश्यू रहते हैं या कोई बदल जाते हैं हर चुनाव में, या उनका समाधान हो पाता है जो बचे हुए इश्यूज हैं? नहीं, लगभग वही रहते हैं और हर समस्या का समाधान तो नहीं होता और यही उम्मीद से वोट देते हैं कि जो समस्याएं बची हैं वो आगे पूरी होंगी। आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में कि ये मुद्दा है? भ्रष्टाचार विमुक्त देश, क्योंकि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कलंक है इस देश के लिए। और जो भूख, गरीबी, अशिक्षा, ये सब इससे ही जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले भ्रष्टाचार विमुक्त देश हो, करप्शन फ्री देश, शानदार देश। भ्रष्टाचार है लोकल। वोटिंग उत्तराखंड में भी शुरू हो चली है, कतारें वहां भी नजर आ रही है, लेकिन सबसे पहले बरेली चलते हैं। हिमांशु, बताइए वहां पर क्या चल रहा है? रोल यूपी में दूसरे चरण के लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हम हैं बरेली के बीबीएल कॉलेज के अंदर, जहां पर सुबह से मतदान डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मतदाता जो है वो वोट डालने के लिए आ चुके हैं। भले ही अभी लंबी कतारें नहीं हैं, लेकिन हाँ, सुबह सुबह जो है वो लोगों ने मतदान करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने एक नारा दिया है, पहले मतदान फिर जलपान, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक जो डीएम है उन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च की है कि जो पहले जो है मतदान करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा डीएम की तरफ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे साथ है रविंद्र सिंह, जिनको आज सबसे पहले मतदान जो इन्होंने किया, उसके बाद इनको डीएम की तरफ से एक जागरूकता मतदाता प्रमाण पत्र दिया गया है। और सर, आप सबसे पहले आपने आके अपने बूथ पर वोट किया, क्या आपको था कि सबसे पहले वोट करेंगे फिर जलपान? भारत के संविधान के प्रति मेरी आस्था है और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी को वोटिंग करना चाहिए, इसलिए सभी काम छोड़ के सबसे पहले वोट डालने आया। इसकी खुशी परिवार को भी रहेगी? बिल्कुल रहेगी, पूरे परिवार को रहेगी। परिवार को मिलने जुलने वालों के लिए, बरेली में जहाँ मैं रहता हूँ सभी के लिए बताऊंगा सबसे पहले वोटिंग डालने वाला मैं पर। ये रविंद्र सिंह, जिनका ये कहना है कि उन्होंने इसलिए मतदान किया है क्योंकि लोगों के अंदर एक सच में जागरूकता आनी चाहिए कि वोट करना है और उसके बाद ही जलपान। तो मतलब साफ है कि भारत के अंदर लोकतंत्र की जागरूकता के लिए लोग भी अब जो है जाग चुके हैं और इसीलिए वो जल्द से जल्द आकर जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बरेली के अंदर इस वक्त जो है 9 विधानसभा है, सीटें हैं, 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 3 पर बीजेपी का, 2 पर बीएसपी का। देखना यह होगा कि जब 11 मार्च को परिणाम आएंगे तब
क्या समीकरण बनकर उभरते। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, बरेली, आज तक। एक सर्टिफिकेट सबसे पहले वोट डालने वाले के नाम, एक सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले के नाम, एक रुमलेश जी अब सर्टिफिकेट हम लोग जिक्र कर रहे थे, हमको लगता है कमेंट के साथ ब्रेक लेंगे हम। एक सर्टिफिकेट तो उन उम्मीदवारों को भी देना चाहिए जिनके ऊपर कोई दाग ना हो। भारतीय लोकतंत्र की अजीब विडंबना है प्रसून की जो साफ सुथरे लोग हैं आप कहें कि उनको भी सर्टिफिकेट दें, या कहना पड़ रहा है हम लोगों को, क्योंकि हमने आंकड़े दिखलाए थे आपके आने से पहले। स्वच्छ उम्मीदवार जबकि जनतंत्र की खूबसूरती ही यही होनी चाहिए कि सभी लोग स्वच्छ हों और सभी लोग साफ हों, लेकिन हमारे देश में ये एक बड़ी मुश्किल है। और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज क्लेम करती हैं कि वो राजनीति के अपराधीकरण को लड़ना चाहती हैं, वो स्वयं अपराधीकरण की शिकार होती हैं। तो एक तरफ सियासत का जिक्र हो रहा है तो दूसरी तरफ हमें लगता है साइंस का जिक्र भी आज कर दें, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण दिन भारत के लिए। दो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, आप समझ जाएंगे। इसरो इतिहास रचने वाला है। एक साथ 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण होगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 67 सीट, उत्तराखंड में 69 सीट पर वोटिंग हो रही है। लेकिन ये जो वक्त होगा, इसरो वाला वक्त हम आपको बतला दें, ये 9:30 बजे का वक्त है। हमने उसके लिए भी खास व्यवस्था की है कि तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ 9:30 बजे जुड़े और जानकारी दें इसका क्या महत्व है, क्योंकि एक साथ 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण जो है इसकी तैयारी इसरो ने की है और ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड होगा। लेकिन दूसरी स्थिति, उत्तर प्रदेश की सियासत क्या वाकई इस दूसरे चरण के जरिए तय होगी? उत्तराखंड की राजनीति क्या आने वाले वक्त में इस जनादेश के बाद, जो आज जनादेश निकलेगा, हालांकि रिजल्ट आएगा 11 तारीख को, उसके बाद क्या बनेगी, इंतजार करना होगा।